भाई बहन का रिश्ता पाक और पवित्र रिश्तों में गिना जाता है, लेकिन कुछ सनकी लोग ऐसे भी होते हैं जो न रिश्ता देखते हैं और न ही परिवार। उनको सिर्फ मतलब होता है खुद से। अमरोहा की शबनम अगर आपको याद ना हो तो आगे की खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे वो शैतान बन गई थी। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। भाई बहन के रिश्ते को किया शर्मसार, प्यार के लिए 13 लोगों को उतारा मौत के घाट। भले ही ये कहानी भारत की नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती कहानी अमरोहा में पहले ही हो चुकी है। उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं पाकिस्तान की उस हत्यारन की कहानी जिसने 13 लोगों को मौत की नींद सुला दी। दरअसल पाकिस्तान की पुलिस ने 13 लोगों की हत्या करने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती ने अपने अम्मी और अबू समेत 13 परिजनों को खाने में जहर डालकर खिला दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वे अपने चचेरे भाई से निकाह करना चाहती थी, जिसके लिए उसका परिवार राजी नहीं था। इसी बात से गुस्सा होकर उसने ये कदम उठाया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले का बताया जा रहा है। खैरपुर की पुलिस ने बताया है कि उसने यहां अगस्त में 13 लोगों की हत्या का मामला सुलझा लिया है। उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों को भी गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस ने इस हत्या के मामले में एक युवती और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 18 साल की शाइस्ता बरोही ने ही अपने अम्मी अबू और बाकी 11 परिजनों की हत्या की है। इस काम में उसके चचेरे भाई अमीर बख्श बरोही ने भी उसकी मदद की है। मीडिया को पुलिस ने जो कुछ बताया पहले वो सुनिए। शाइस्ता का निकाह किसी और रिश्तेदार से तय कर दिया गया था और उसकी सगाई भी हो चुकी थी। शाइस्ता ने इस निकाह का विरोध किया था। वो अमीर बख्श से निकाह करना चाहती थी। इस बात के लिए घर वाले राजी नहीं थे। जब उनके परिवार ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया तो उन्होंने इस हत्याकांड की साजिश रची। युवती ने अपने अम्मी अब्बू, अपनी 5 बहनों और 3 भाइयों को मारने के लिए दावत के दौरान खाने में जहर मिला दिया। जहर वाला खाना खाने से इन 10 लोगों की मौत हो गई। इन 10 लोगों के साथ 3 और रिश्तेदार मारे गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। ये जहरीला खाना खाने वालों की मौत एक एक करके हुई। बीमार पड़ने के बाद लोग मरते गए। इस कारण से पहले लोगों को लगा कि ये मामला खाने से हुई बीमारी का है। हालांकि पुलिस ने जब दूसरे एंगल से जांच चालू की तो ये सच निकलकर सामने आया। पुलिस ने उस खाने की भी जांच करवाई जिसके कारण लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया था कि इस खाने में जहर पाया गया है। पुलिस का शक तब गहराया जब शाइस्ता के अलावा बाकी सभी सदस्यों की मौत हो गई, लेकिन वे एकदम स्वस्थ रहीं। शाइस्ता अपने प्रेमी अमीर बख्श के साथ भाग निकली थी। उसकी तलाश करके पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। वहीं पूछताछ के दौरान शाइस्ता ने यह राज खोला है कि उसने ही खाने में जहर मिलाया था। ये जहर अमीर बख्श ने लाकर दिया था और शाइस्ता ने रोटियों के आटे में इसे मिला दिया था। इसे खाने के बाद 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब चलिए आपको भारत की शबनम की कहानी से भी रूबरू करवाते हैं, जिसको लेकर वक्त वक्त पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। भारत में शबनम की कहानी। शबनम की फांसी की तारीख टलती नजर आ रही है। दरअसल शबनम ने एक नई दया याचिका दायर की है। ये दया याचिका रामपुर जेल के जेलर को दिया गया है। जेलर ने इस याचिका को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। अब जब इस याचिका पर फैसला नहीं लिया जाता है तो फांसी की तारीख सामने नहीं आ सकती। अब बात करते हैं अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की, जहां 13 साल पहले शबनम और सलीम ने मिलकर 7 लोगों का खून किया था। ये केस 4 दिनों के भीतर सुलझा लिया गया था, मगर कैसे, ये बताते हैं आपको। 14 अप्रैल 2008 रात 1 बजे गांव में रहने वाले शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। एक बेटा MBA और दूसरा इंजीनियर था। घर की बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल में डबल MA की हुई थी। पूरा घर बेहद पढ़ा लिखा हुआ, लिहाजा पूरे गांव में शौकत और उनके परिवार की बहुत इज्जत भी थी। मगर उस रात शौकत के एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया और बताया कि शौकत के घर में कोई हादसा हो गया है। पुलिस टीम शौकत के घर लेकर पहुंची।
लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच्चाई क्या है वो जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीवी, उनके 2 बेटों, 1 बहू और दोनों बच्चों की लाशें पड़ी हुई मिली। 11 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गला कटा हुआ था। सभी लाशें खून में सनी हुई थी। शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस रात ये मंजर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपनी आंखों से देखा था। सुबह होते होते एक ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल की ये कहानी बावनखेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई थी। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इतना गुस्सा कि अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा। यूपी पुलिस पर जबरदस्त दबाव था जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का। हादसे की पहली गाज इलाके के थाना इंचार्ज पर गिरी। उनकी जगह मामले की तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को वानखेड़ी बुलाना पड़ा। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। कत्ल से पहले पूरे परिवार को नशीली दवा देने की भी बात सामने आई थी। आरपी गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबनम होश में कैसे थी? जब पूरे घर का कत्लेआम हो गया तो अकेली शबनम बच कैसे गई? वो शबनम से सवाल पूछना चाहते थे लेकिन हालात उसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। पूरे घर का कत्ल हो चुका था। ऐसे में इकलौती बची सदस्य से कैसे पूछताछ हो? और तब शबनम की हालत भी ठीक नहीं थी। दबाव चौतरफा था तो केस को सुलझाना ही था। लिहाजा इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपने मुखबिरों के जरिए तफ्तीश जारी रखी, ये सोचकर कि शबनम से सही वक्त पर पूछताछ कर लेंगे। वहीं इस दौरान इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को एक मुखबिर ने खबर दी। खबर ये कि सलीम को उठा लो, केस खुल जाएगा। इसी दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को पता चला कि 2 दिन पहले ही सलीम को पुलिस ने उठा लिया था। उससे पूछताछ भी की गई लेकिन फिर उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया था। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल गया। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी बताई वो ये थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। छत के रास्ते कुछ चोर घर में दाखिल हुए, फिर वो जीने से नीचे पहुंचे और उसके बाद नीचे के ही रास्ते से बाहर निकल गए। फिर जब वो नीचे पहुंची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी, शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी और पुलिस को खबर कर दी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे झोल थे जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में ला दिया। उस रात सच में बारिश नहीं हुई थी। ये शबनम का पहला झूठ था। अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले तो कुंडी अंदर से बंद कैसे थी? ये शबनम का दूसरा झूठ था। अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए तो दीवार पर इसके कोई निशान नहीं थे। ये शबनम का तीसरा झूठ था। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर थी, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई कि इंस्पेक्टर गुप्ता समेत सभी पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबनम से हमदर्दी जताने उसके घर जा पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए भी उसी वक्त देना पड़ गया था। इधर पुलिस के हिसाब से खुद शबनम ही कातिल थी। ऐसे में मुख्यमंत्री का मुआवजा देना अजीब सी स्थिति पैदा करने वाला था। अब इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मायावती के पीए से मौके पर ही बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गई। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती ये थी कि वो साबित कैसे करे कि शबनम ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब तक लोगों से पूछताछ में ये पता लगा लिया था कि बावनखेड़ी गांव के ही रहने वाले सलीम और शबनम में अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल भी जाया करती थी। मुखबिर पहले ही सलीम के बारे में इशारा दे चुका था। 17 अप्रैल 2008 को यानी हादसे के 2 दिन बाद ही इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया। वो इस कत्ले आम की जानकारी से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता को लेकर उसके मन में खौफ भी था। इंस्पेक्टर गुप्ता ने पुलिसिया तरीका अपनाया और इसको अपनाते ही
उन्हें इस केस में पहली कामयाबी हासिल हुई। सलीम टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी बयां कर दी। उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो शबनम से प्यार करता था और तमाम बातें उसने पुलिस को बता दी। अब कहानी पुलिस के सामने थी, लेकिन सबूत अब भी कोई हाथ नहीं लगा था। सलीम ने ही पुलिस को पहला सबूत भी दिया। सबूत था वो कुल्हाड़ी जिससे 7 लोगों का कत्ल किया गया था। वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। अब कहानी, गवाह और सबूत तीनों पुलिस के पास था। इसके बाद 18 अप्रैल को यानी सामूहिक हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ शबनम के घर पहुंच गए। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबनम से पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि एक कातिल के तौर पर सवाल पूछ रहे थे। शबनम इनकार करती रही, लेकिन तभी सलीम शबनम को बताता है कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, इसलिए तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। तब पहली बार शबनम टूट जाती है। अब केस सुलझ चुका था। कत्ल की कहानी, कत्ल का मकसद और दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबनम के खून से सने कपड़े भी पुलिस बरामद कर चुकी थी। इसके साथ ही 2 ऐसे मोबाइल फोन भी बरामद हो चुके थे जो आगे चलकर इस केस में एक अहम सबूत बने। उन दोनों फोन पर वारदात के दिन 55 बार मिस कॉल आई हुई थी। पूछताछ के दौरान शबनम और सलीम ने एक दहला देने वाला खुलासा भी किया। खुलासा 11 महीने के भतीजे को दोबारा मारने का था। जब सलीम सबका मर्डर करने के बाद चला गया तो शबनम का मासूम भतीजा रोने लगा। शबनम ने उसे कॉल किया तो उसने कहा, अब मैं नहीं आऊंगा। फिर शबनम ने खुद ही उसका गला घोंट दिया था। शबनम के 2 भाइयों की जान उस रात बच सकती, लेकिन शबनम की मोहब्बत में दोनों भाई भी मारे गए। दरअसल उस दिन दोनों भाई गांव से अपने अपने काम पर शहर लौट रहे थे, लेकिन शबनम ने उन्हें बीच रास्ते में से वापस बुला लिया था। इंस्पेक्टर गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबनम ने इस कत्लेआम की वजह भी बताई थी। दरअसल वो चाहती थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ना बचे और सारी संपत्ति भी उसे मिल जाए। 3 अगस्त 2010 जब अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, तब जज S.A. हुसैनी ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे अच्छी और कोई जांच नहीं पाई है। इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर गुप्ता की बाकायदा तारीफ भी की थी। बाद में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। शबनम पूर्ण विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन सलीम के पास अब भी कुछ रास्ते बचे हुए हैं। पुनर्विचार याचिका उसने कुछ वक्त पहले ही दाखिल की है। यही वजह है कि फिलहाल सिर्फ शबनम की फांसी दिए जाने की बात हो रही है, सलीम को नहीं। सलीम इस वक्त इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है, जबकि शबनम रामपुर की जिला कारागार में है। अब दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है। फैसला फांसी की तारीख का और इस कहानी के खत्म होने का। वैसे आपको कैसी लगी हमारी आज की स्पेशल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।